Right equation, like what is laughing gas? And how is it prepared? Formula of laughing gas is N2O, and it is nitrous oxide. It is prepared by it is prepared by the decomposition of ammonium nitrate capsule. This is laughing gas. तो आगे चलेंगे। अगला एलिमेंट हमारे पास 15 का हम एक क्वेश्चन मैं आपका छोड़ रही हूँ, दैट इज ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस, उसको हम बाद में करेंगे। इसका डायग्राम या कल परसों तक आपको सर्च करके फिर शेयर करूंगी आपके साथ, राइट। द नेक्स्ट वन इज 15 का नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? फास्फोरस। हाइड्रोजन के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे फास्फोरस की। और फास्फोरस जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब आता है। Atomic number is 15. Electronic configuration 1s2, 2s2 and 3, 6 vs2, 3p। वो शेल में 5 इलेक्ट्रॉन में आपका फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड भी बना सकता है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है। PCl5 भी बनता है और PCl3 भी बनता है, कर लिया ना हमने ये क्वेश्चन। PCl3 भी बनता है और PCl5 ही हमारे पास क्या होता है। रीजन फॉर दैट कि हमारे पास थर्ड शेल आ गया है। थर्ड शेल इज हैविंग d ऑर्बिटल्स, उसमें d ऑर्बिटल्स होते हैं और आपका जो फास्फोरस है फिर एक्सटेंडेड कोवेलेंसी आपको 5, राइट। चलिए लिखिए, हमारे पास फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और फास्फोरस की कुछ एरोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, व्हाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है एंड ब्लैक फास्फोरस है। तो एरोट्रॉपी की टर्म जो है आपको क्लियर होनी चाहिए कि एलोट्रॉपी इज व्हाट, क्या होती है एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी क्या होती है? आपने मुझे बताया एलोट्रॉपी मैम डिफरेंट फॉर्म्स। किस चीज की? मैम जो कंपाउंड होगा। डिफरेंट फॉर्म्स, कोई एलिमेंट कंपाउंड में, कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस नहीं पता है? यस मैम। कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस बताओ जरा। कंपाउंड क्या है और एलिमेंट क्या? दो एलिमेंट को कंबाइन करते तो वो कंपाउंड बनता है। दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, प्योर सब्सटेंसेस को कंबाइन कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग जो भी मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। पर एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? नहीं पता मैम जो सिंगल होता है। सिंगल तो होता है, सिंगल तो होता है जिसको ना तो हम क्या कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, या ना तो हम उसको किसी और चीज के साथ ज्वाइन करके बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वही रहेगा, H ही रहेगा हमारे पास, उसको हम तोड़ नहीं सकते, उससे छोटा उसको नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट जो भी एग्जिस्टिंग मैटर है ना वो एलिमेंट। चलो लिखो, एलोट्रॉपी इज व्हाट? एलोट्रॉपी
the different elements, no, so the same element, different structure and different physical properties. Chemical properties little bit similar होती हैं, physical properties होती है वो different. यहाँ पे आपको बुक में 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बताई गई हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, दैट इज ऑफ फास्फोरस. एक येलो भी होता है हमारे पास, येलो फास्फोरस भी होता है. और वहां से एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि येलो फास्फोरस जो है उसको हम अंडर वाटर क्यों रखते हैं. एक्चुअली में जो फास्फोरस है वो बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव होता है. इमीडिएटली क्या करता है, वो रिएक्ट कर जाता है, आग लग जाती है. जैसा सोडियम पढ़ते हैं ना, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं. फास्फोरस जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जो येलो फास्फोरस है, इसलिए उसको हम वाटर के अंदर रखते हैं. अदरवाइज वो जो मॉइस्चर कंटेंट होगा आपका, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे बहुत विग्रस रिएक्शन होती है, उसका कंबशन हो जाता है, आग लग जाती है, वो फायर कैच कर लेता है. तो इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, पानी के नीचे रखते हैं. तो फास्फोरस 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं. सबका आपके पास कुछ आपके पास जो स्ट्रक्चर है इनका डिफरेंट होता है. कुछ पॉलीमेरिक फॉर्म में है, सिंगल एक P4 की फॉर्म में होता है, कुछ लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो राइट दैट व्हाइट फास्फोरस जो है वो बनता कैसे है ये देख लेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे जनरली हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं फास्फोरस के. इट इज P4O10 की फॉर्म में. उसका रिडक्शन कराया जाता है कार्बन की प्रेजेंस में, आपको मिल जाता है P4 एंड 10. ये 10 है. वैसे बन जाता है आपके फास्फोरस जो है वहां जाता है, उनके ऑक्साइड्स में मिल जाता है. जब आप उसका रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है. राइट. अब इसका कुछ रिएक्शन भी है कि अगर मैं इसका उल्टा रिएक्शन ले लूँ तो ऐसा बन जाएगा, मेरे पास P4O10 बन जाएगा, जिसका हमने स्ट्रक्चर वगैरह कर लिया है ना. P4O10 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखा था ना. P4O6 है हमारे पास. अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की देते हैं तो जो फास्फोरस है वो रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, P4O6 बना देता है. बट जब आप ज्यादा सप्लाई एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज P4O10. क्लियर है. तो उसका स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं कि कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाना है. राइट. तो आगे देखेंगे हमारे पास जो व्हाइट फास्फोरस है, इट्स मॉलिक्यूल इज स्टेबल अप टू 1070 केल्विन. 1070 केल्विन तक के टेम्परेचर तक आपका P4 जो व्हाइट फास्फोरस है वो क्या रहता है, उसका मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है इवन इन द वेपर फेज. बट जब आप उसको हीट करते हैं अबव देन 10, यहाँ तक स्टेबल है. बट इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 1070 केल्विन तो ये P4 का जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाता है, नॉट डिसोसिएट. और इसमें डिसोसिएट हो जाता है, ऐसे डिसोसिएट हो जाता है P2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है. ज्यादा हम नहीं जाएंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ भी नहीं पूछता है आपसे. अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की कि भाई 3-4 जो भी आपके पास एलोट्रॉप्स हैं फास्फोरस के, तो उनके सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है दैट इज व्हाइट फास्फोरस. राइट. राइट. प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज लिख लो. ये वाला लिख लो कि भाई अप टू द टेम्परेचर 1070 केल्विन
P4 molecule remains stable, but as the temperature increases, or as the temperature is more than 1070 Kelvin, this P4 molecule got dissociated into P2 molecule. The second property, the white phosphorus is less stable. The white phosphorus is less stable and therefore very much reactive. So its combustion is possible. ऑक्सीजन के साथ immediately react कर देता है, react करता है हमारे पास, और जब excess supply आपकी ऑक्सीजन की present होगी तो ये P4 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, P4 very much reactive. अभी जो नेक्स्ट हो गया ना, उसमें जो आपका फॉस्फोरस यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, फॉस्फोरस। ऐसे दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होती है और आपकी क्या जल जाती है, आग जल जाती है। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस रिएक्टिव होगा तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज अनरिएक्टिव सब्सटेंस में आग लगाना इज नॉट वेरी मच टास्क। क्लियर, आगे चलेंगे। और किताब में तो बहुत कुछ दे रखा है। Let's see the structure of this white phosphorus का structure देखेंगे। आपस में इस तरह भी जुड़े हुए क्योंकि हमारे पास तो फॉस्फोरस एटलीस्ट 3 बॉन्ड्स को बनाएगा, ये वाला इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फॉस्फोरस है सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इस तरह से प्रेजेंट होता है आपके पास सिर्फ ये वाला एक चीज P4 मॉलिक्यूल। आगे चलेंगे, रेड फॉस्फोरस की बात करेंगे। रेड फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर है इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। ये वाला एक मॉलिक्यूल दूसरे वाले के साथ जुड़ेगा, दूसरा वाला तीसरे वाले के साथ जुड़ेगा, तो ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, और एक लंबी सी चेन बन जाएगी और वो आपके पास क्या है, रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। राइट ऑन, रेड फॉस्फोरस इज obtained by heating white phosphorus in an inert atmosphere. In an inert atmosphere, inert atmosphere की भी जो एयर प्रेजेंट होती है ना, वो सारी को मतलब एक क्रिएट कर रहे हैं कि वहां पे कोई भी आपकी गैस प्रेजेंट नहीं होगी। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर आप वहां पे क्या करते हैं, जनरेट करते हैं at the temperature of 573 Kelvin for several days। नंबर ऑफ डेज लग जाते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट करने के लिए, by providing an inert atmosphere at a temperature of 573 Kelvin। 573 केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, रेड फॉस्फोरस। Properties of red phosphorus is it is quite stable, so it does not catch fire easily। आग नहीं लगती है easily, इसलिए आपका क्यों नहीं लगती है, बिकॉज इट इज स्टेबल। व्हाइट में जो है वो इजीली वो फायर कैच कर जाता है, रीजन उसका कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। राइट, बाकी रिएक्शन आप नहीं पढ़ेंगे, रिएक्शन पे हम नहीं जाएंगे। तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ, ये हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है। रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर,
पॉलीमेरिक चेन बन जाती है इस तरह से। एक पॉलीमेरिक चेन बना देते हैं, इधर को भी ये चेन एक्सटेंडेड है, इधर को भी ये चेन एक्सटेंडेड। इस तरह से शो कर देंगे कि आगे को भी क्या है, ये चेन एक्सटेंड होती है। तो आपका एक मॉलिक्यूल व्हाइट फॉस्फोरस का दूसरे के साथ जुड़ेगा, दूसरा तीसरे के साथ, लॉन्ग चेन जो है वहां पे क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस। ऐसा स्ट्रक्चर बनने से, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होने से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। रीजन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे जो आपके पास लोन पेयर है ये फ्री, कहीं किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, किसी के साथ भी अटैच हो सकते हैं। तो 4 साइड्स हैं इसके पास, जबकि यहाँ पे जो साइड्स है ये बची फ्री, ये वाली तो क्या होगी, बॉन्डेड फॉर्म में चली गई, दूसरे के साथ क्या बन गया, इनका बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे 4 साइड्स हैं अटैक करने वाली, और पर मॉलिक्यूल वहां पे देख रहे तो 2 साइड्स में अटैक करने वाली। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव, जहाँ पे अटैकिंग साइड्स ज्यादा होती हैं वही मॉलिक्यूल क्या माना जाता है, वही कंपाउंड क्या माना जाता है, आपका ज्यादा रिएक्टिव, राइट। इसके बाद जब आप बात करेंगे ब्लैक फॉस्फोरस की, तो ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, आपस में क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात पूछे आपसे कि बताइए व्हाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। तो व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, देन रेड एंड देन व्हाइट, क्लियर है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर रेड और फिर व्हाइट। चलिए देखिए व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखेंगे, और सॉरी व्हाइट का नहीं, ब्लैक का, ब्लैक फॉस्फोरस की दो हमारे पास फॉर्म होती है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। इसको आप जाएंगे नहीं इसमें कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। आपका जो ब्लैक फॉस्फोरस आपको मिलता है वो रेड फॉस्फोरस से मिलता है। जब रेड फॉस्फोरस को आप 803 केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं एक सील्ड ट्यूब में, तो आपको क्या मिल जाता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाता है। रेड फॉस्फोरस को आपने 803 केल्विन का टेम्परेचर दिया, ब्लैक की दो फॉर्म था, अल्फा और सील्ड ट्यूब में आपने ये रिएक्शन कराया और आपको क्या मिल गया, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। जबकि आपका बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है व्हाइट फॉस्फोरस को जब आप ट्रीट कराते हैं एट टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन एंड अ हाई प्रेशर इज इक्वल टू दिस रिएक्शन, इट इज 4000, 1200 से 4000 तक, नॉट केल्विन, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Then you get a beta black phosphorus. आपको पूछ ले कि अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस आपको कहाँ से मिलता है, तो वो रेड फॉस्फोरस से मिलता है, और बीटा वाला मिलता है आपको व्हाइट फॉस्फोरस। टेम्परेचर वगैरह आपने याद रखना है, और जब आपके पास ये बन के आएगा ब्लैक फॉस्फोरस, तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस इज, ये बॉन्डिंग होगी आगे बना दो। फिर इसी तरह की आपके पास ऐसे लेयर्स होंगी बनी हुई।
स्टेबल हो जाती है। आप जैसे उसमें पढ़ते हैं ना पॉलीमर्स में कि भाई हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं और थर्मोसेटिक पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोसेटिक पॉलीमर्स में इस तरह की लिंकिंग होती है 3 डायमेंशनल, एक बार लिंक हो गए ना, एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, आप जितना मर्जी उस पॉलीमर को गर्म कर लो वो अपनी शेप जो है वो नहीं छोड़ता है। एक बार जो शेप उसको मिल गई है ना, उस शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि आपके पास कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल जैसे वो आते हैं ना, ट्रैक वाले आते हैं तो वो ले जाते हैं, कुछ बॉटल्स ले जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो दोबारा से रिसाइकिल नहीं कर सकते, रिमोल्ड नहीं कर सकते। जबकि आपके पास कुछ प्लास्टिक ऐसा है, प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर की तरह मतलब पॉलीमर है आपके पास, पॉलीथीन है आपके पास, पॉलीमर, ठीक है। तो जिनमें सिंगल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कोई इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होगी, वो तो इजीली क्या हो जाएंगे, उसको आप बार बार शेप उनके चेंज कर सकते हो, हीट करा आप उसकी शेप को क्या करके चेंज कर। बट कुछ ऐसे होंगे जिनमें इस तरह की पीडी लिंकिंग होगी, जिनमें ब्रेक जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या उनको दोबारा से रीशेप नहीं किया जाता। एक बार जो शेप किसी भी पॉलीमर ने ले ली है तो उनको हम बोलते थे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक पॉलीमर। सेटिंग की एक बार सेट हो गए हैं, उसके बाद आप उनको टेम्परेचर से चेंज नहीं कर सकते उनकी शेप, उनके बीच के बॉन्ड्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि भाई स्टेबिलिटी बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। द नेक्स्ट वन इज हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस, दैट इज फॉस्फीन, सॉरी फॉस्फीन, जिसकी बात हमने पहले भी कर ली है, उनके बॉन्ड एंगल देख लिए हैं, उनका हमने स्ट्रक्चर देख लिया है कि फॉस्फीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज आल्सो पिरामिडल इन शेप। फॉस्फीन इज हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास वही है, पिरामिडल, राइट। एंगल भी पता होना चाहिए कितना एंगल है, एंगल की बात भी हमने पहले कर ली है जब हमने हाइड्राइड्स को कंपेयर किया था कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल इज मोर देन फॉस्फीन बॉन्ड एंगल, राइट। प्रेपरेशन इसकी हमारे पास जो है प्रेपरेशन, मुझे नहीं लगता पूछता है, एक मिनट देखते हैं मुझे कैसे है। चलो अच्छा, क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया फास्फोरस के बारे में, जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, देखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या आपने खुद लिखना है, ये वाला क्वेश्चन एलोट्रॉपी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज why is yellow phosphorus, why is yellow phosphorus kept under water, why is yellow phosphorus kept under water। देखिए yellow phosphorus is quite reactive in nature, yellow phosphorus is quite reactive in nature, it easily catches fire, easily catches fire when come in contact with oxygen, when come in contact with oxygen। तो वो क्या कर देता है, वो रिएक्शन जो है वो विग्रेसली होती है, बहुत एक्टोथर्मिक है, और इजीली क्या कर जाता है, वो फायर कैच कर सकता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जो जिसमें वाटर में उसको मतलब कैप्ट करेंगे वो सिंपल वाटर ही होगा या कोई प्योरिफाइड वाटर होगा? क्या कह रहे हैं, नहीं सिंपल, सिंपल। मैम सिंपल में फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होगी? तो जो आपके पास आप मिनरलाइज्ड वाटर पीते हैं ना, जैसे आपके पास डिस्टिल्ड वाटर वगैरह है, उसमें सिर्फ आयंस का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है।
बट दैट वो ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड फॉर्म में होती है बच्चे, ठीक है। जब आप एयर की बात करेंगे ना, एयर में ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट थी, क्लियर है। यस मैम। आप अगर, हाँ जी बोलिए। यस मैम, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई इज रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। क्वेश्चन आ गया कि व्हाई रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, क्या रीजन देंगे उसमें। एक तो बता दिया कि जो एक्टिव साइट्स हैं वो कम हो जाती हैं। आपके पास जो व्हाइट फास्फोरस है उसमें आपने देखा कि 4 एक्टिव साइट्स है, 4 साइट्स हैं जहाँ पे अटैक हो सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, एट अ टाइम 4 आपके पास एक्टिव साइट्स हैं वहाँ। और अगर आप बात करें किसकी, रेड फास्फोरस की, तो 2 साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ चेन बन जाती है, तो 2 साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई होगी, दोनों ने पहले से ही बॉन्ड बना रखा है, सिर्फ तो एक्टिव साइट्स बची। अब आपके पास क्या बची, सिर्फ 2 ही बची। तो लिखिए, द रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस ड्यू टू इट्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, due to its polymeric structure. The number of sites, the number of active sites, the number of active sites in red phosphorus are less as compared to the white phosphorus. एक क्वेश्चन और जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, that why nitrogen exists as a diatomic molecule whereas phosphorus exists as tetraatomic molecule. ये ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है हमेशा और फास्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में होती है। व्हाट इज द रीजन, हमने नाइट्रोजन के साथ इसको क्या करा था, नाइट्रोजन के साथ ही करना, सॉरी मैं गलत बता रही हूँ आपको। नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में है, जबकि आपके पास फास्फोरस जो है वो कौन सी फॉर्म में है, टेट्राटॉमिक फॉर्म में है। रीजन क्या रहता है, क्या रीजन दिया था इसका, पी पाई बॉन्डिंग की हमने बात की थी कि नाइट्रोजन जो है वो एक छोटा आपके पास एटम है, इसमें इजीली क्या हो जाता है, पी पाई बॉन्डिंग हो जाता है। एक पी ऑर्बिटल नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेता है, इजीली बॉन्ड बना लेता है, साइड वाइज ओवरलैप कर जाता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बन जाते हैं, हमारे पास पाई बॉन्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड्स बनते हैं। जबकि फास्फोरस में जो आपके पास ओवरलैपिंग है, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ दोस पी ऑर्बिटल। बड़ा साइज होने की वजह से वो इजीली क्या नहीं कर पाते हैं, ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, या ओवरलैप जो है वो ज्यादा एक्सटेंड तक नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता, due to which the phosphorus is not able to form double or triple bond, it will form only single। ऐसे बनाता है ना, सिंगल बॉन्ड बना रहे, जबकि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, एक तो सिग्मा है और 2 क्या है आपके पास, पाई बॉन्ड। रीजन इसका क्या है, p pi bonding is possible in case of nitrogen। देख लीजिए, because of small size of nitrogen, क्वेश्चन लिखा आपने, that why nitrogen exists as diatomic molecule and phosphorus acts as tetraatomic molecule। Because of small size of nitrogen, it forms triple bond due to the small size of nitrogen. It forms triple bond out of which one is sigma and 2 are pi bonds. And this is possible due to p pi overlapping. This is possible because of p pi bonding.
whereas phosphorus is not able to form, whereas phosphorus is not able to form multiple bonds because of its large size. And it forms 3 sigma bonds. It forms 3 sigma bonds with other 3 phosphorus atoms. Therefore, nitrogen exists as a diatomic molecule, whereas phosphorus is a tetraatomic molecule. The next one is equation की form में लिखते हैं. तो अगर हम हेलाइड्स की बात करें तो हम हेलाइड्स की देख चुके हैं. फॉस्फोरस 2 तरह के हेलाइड्स बनाता है, ये PCl3 और PCl5. इनका स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पूछ लेते हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड PCl5. आपको डिटेल में बताना हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा, क्लियर है. उसके बाद आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या आ रहा है, हेलाइड में से आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि PCl5 इज नोन बट PI5 is not known. What is the reason? कहता है PCl5 तो बनता, PI5 क्यों नहीं बनता है. जैसे हमने एक दिन किया था ना, एक क्वेश्चन दिया था कि NF3 is possible but NCl3 is not possible. NCl3 जो है वो नोन नहीं है, नहीं देखा हमने बनता हुआ, बट जो NF3 है वो बनता है. रीजन वही रीजन लगेगा यहाँ पे भी कि भाई फॉस्फोरस जो है ना वो क्लोरीन, मतलब क्लोरीन और फॉस्फोरस एक जैसे साइज के हैं, तो फॉस्फोरस कैन अकोमोडेट दैट क्लोरीन एटम अराउंड इट इजीली, बट द साइज ऑफ आयोडीन इज क्वाइट बिग. फॉस्फोरस बीच में बैठा हुआ है और उसने अपने चारों तरफ क्या लगाने हैं, आयोडीन के मॉलिक्यूल लगाने, जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े एटम्स. अब 2-4 को तो अकोमोडेट कर पाएगा, पर 5 हो गए वहां पे तो भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी वैसे ही नहीं आएगी मॉलिक्यूल. ठीक है, तो क्या रीजन होगा, कौन बताएगा मुझे? आंचल कपूर. आंचल कपूर, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए. नहीं. आरुषि वालिया. आरुषि वाली मतलब किसी को आवाज नहीं आ रही? अक्षय कुमार. नहीं. दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है. चलो उसका शेप ही बता दो, कैसी शेप है, हाइब्रिडाइजेशन क्या और शेप क्या. What is the hybridization of this molecule PCl5 and what is the shape of this molecule? हमने डिस्कस करा हुआ है. नहीं, किसी को नहीं आता. मैम sp3. sp3d. So hybridization is sp3d and the shape of the molecule is what? Trigonal
बाय इट इज ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, बाय पिरामिडल। अब इसको इनको तो अकोमोडेट कर लिए इसने अपने चारों और अकोमोडेट तो इसको कर लिया, बट जो आयोडीन है ये बिग इन साइज। कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ जो है वो इजीली क्या नहीं होंगे, फिक्स नहीं हो, सेट नहीं हो पाएंगे। दो तीन तो कर सकता है वो, बट 5 आयोडीन के एटम अपने चारों तरफ लगाना इज नॉट पॉसिबल फॉर फॉस्फोरस, बिकॉज वहां पे क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, धकेलेंगे, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इसीलिए इसलिए वो आपके पास जो कंपाउंड है वो बनता ही नहीं, PI5 नहीं बनता। रीजन आपने उसका यही दे। क्लियर है? लिख लो। चलो लिखो। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन एज कंपेयर टू आयोडीन, due to the small size of chlorine than iodine, 5 chlorine atoms can be easily accommodated around the phosphorus atom. 5 chlorine atoms can be easily accommodated around the phosphorus atom, but 5 big atoms of iodine, 5 big atoms of iodine cannot be accommodated easily. That's why PCl5 is 4, but PI5 is not 4. The next is the oxide of phosphorus. One is P4O6 and another one is P4O10. The next topic from this 15 group element phosphorus is also acid of phosphorus. ऑक्सो एसिड्स हमारे पास बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनते हैं जिनमें ऑक्सीजन हमारे पास होती है, फॉस्फोरस जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है, H3PO3 है, वो सारे क्या है आपके पास ऑक्सो एसिड्स, राइट? तो लिखेंगे द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। इनमें से आपको क्या पूछता है, ये पूछता है बेसिसिटी के बारे में, पूछता है कि बेसिसिटी क्या है। तो सबसे पहले ऑक्सो एसिड पे जाने से पहले हम बेसिसिटी की डिस्कशन करना चाहते हैं। बेसिसिटी इज व्हाट इज बेसिसिटी, बताइए। बोलिए बेसिसिटी इज व्हाट। पढ़ा हुआ ना, एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करी हुई हमने। हम पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी में कि बेसिसिटी क्या है और एसिडिटी क्या है। एसिड और बेस के केस में पढ़ते हैं ना कि भाई एसिड के केस में बेसिसिटी को कंसीडर करते हैं और बेस के केस में हम एसिडिटी को कंसीडर करते हैं कि कितना उसका एसिडिटी है, नंबर है वो 1 2 3, और वो किस पे डिपेंड करता है, बोलो कुछ तो बोलो। उदय मेहरा, व्हाट इज बेसिसिटी? बोलो बेटा, बोलेंगे तभी आगे चलेंगे, अदरवाइज बस खत्म है आज का लेक्चर। और जो एसिड्स फिर देख लीजिए, आपको खुद को करने पड़ेंगे।
नितेश कुमार, ये कौन नया बच्चा देखा मैंने आज। नितेश कुमार कैमरा ऑन करो जरा, कहाँ चला गया। भाप्रिता, कुणाल कपूर, निशांत सुबैया, प्रियांशु, ये दिवेश नहीं है ना क्लास में। चाइना बताएंगी बेसिसिटी इज व्हाट। अरे भैया आपको आवाज आ रही है मेरी। नहीं बोलना है। चलिए फिर आज की क्लास में अभी क्लास में रहेंगे और पढ़ेंगे बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर बताएंगे मुझे। आप में से कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा। जल्दी से पढ़िए व्हाट इज एसिडिटी एंड व्हाट इज बेसिसिटी और बताइए मुझे।